तो पहला टॉपिक आप लोगों का है बच्चों रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा याद करें, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट कहने का मतलब कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, पहले ऑर्बिट का, दूसरे ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का। उसका क्या फॉर्मूला पढ़ा तुम लोगों ने? 52.9 एन स्क्वायर बाय में बोलो क्या? जेड। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ तुमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ध्यान दो, कि आपके पास किसी भी एटम में ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स का अपना एक रेडियस होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का अपना रेडियस होता है, सेकंड ऑर्बिट का अपना रेडियस होता है, जिसको तुम लोग R1 और R2 से डिनोट करते हो। और इसका तुमने फॉर्मूला पढ़ा था 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर्स। इसमें तुम्हें कोई भी एटम जो है वो नंबर रखना है जेड, ऑर्बिट नंबर रखना है एन, आपका आंसर आ जाएगा। ये था ऑर्बिट्स का रेडियस। अब मैं आपसे ऑर्बिट्स के रेडियस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस के रेडियस की। हमने न्यूक्लियस को बिल्कुल एक स्फीयर कंसीडर करा हुआ है कि जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें पैक्ड है ना, वो सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पैक्ड है उन सबको ऐसे कंबाइन करके एक स्फीयर टाइप बना हुआ है। क्या बना, बोलो? स्फीयर टाइप। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस का भी बोलो अपना क्या होता होगा? रेडियस। इस न्यूक्लियस के अपना खुद का रेडियस होता होगा, वो मैं निकालने जा रहा हूं तुम लोगों के साथ। तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की ड्राइव हम करने वाले हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत आता है। क्या चीज है इसके अंदर तो वो सुन लीजिए। किसी भी एलिमेंट को आप प्रेजेंट करते हैं जेड और ए से। ये जो जेड होता है ना बच्चों, नीचे वाला नंबर, ये होता है आप लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो ऊपर वाला नंबर होता है जिसको मास नंबर बुलाते हो, जिसको क्या बुलाते हो? मास नंबर। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कि दोनों का कलेक्टिव सम कितना है वो ऊपर वाले नंबर से पता लगता है, और सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं वो नीचे वाले नंबर से पता लगता है। बादल, प्रियांशु आते के साथ ही शुरू हो गए। ये प्रोटॉन्स है, ऊपर वाला बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने। जैसे कि मैंने किसी भी एलिमेंट के बारे में लिखा, मैंने लिखा एल्यूमिनियम है 1327, तो मुझे बताओ जरा इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 13 प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन्स है? बोलो 14 न्यूट्रॉन्स है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि 13 तो प्रोटॉन है और कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 27 है, इसका मतलब बचे हुए न्यूट्रॉन्स ही है, 14 न्यूट्रॉन्स है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, ऐसे ही मुझे बताओ जरा, जैसे कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का 29 और 63, तो मुझे बताओ कितने प्रोटॉन्स हो गए? बोलो 29 तो प्रोटॉन्स हो गए, और कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? तो बचे हुए सारे न्यूट्रॉन्स हो गए 34 न्यूट्रॉन्स हो गए। अब आपसे मेरा एक सवाल है बच्चों, किसी के न्यूक्लियस में तो 27 पार्टिकल हैं, किसी के न्यूक्लियस में पार्टिकल है 63, तो क्या दोनों का साइज सेम होगा? 64 भी लिख देते हैं कॉपर को आइसोटॉप्स के जरिए। तो मुझे बस ये बताओ कि इसके न्यूक्लियस जितना साइज रख रहा होगा, क्या इसका न्यूक्लियस भी उतना ही साइज रख रहा होगा? ज्यादा रख रहा होगा, कम रख रहा होगा? ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, जिसके थैले में ज्यादा पार्टिकल है भैया, ऑब्वियसली बात है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? बताओ जरा। तो इसके न्यूक्लियस में पार्टिकल ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है रेडियस भी ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो एवरी एटम हैज अ डिफरेंट न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हर एक एटम के न्यूक्लियस का रेडियस बोलो क्या है? अलग अलग है। अब वो कितना है वो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सिखाऊंगा, लेकिन एक बात उससे पहले याद रखिएगा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली बोलो क्या होता है? सेम होता है। नियरली बोलो क्या होता है? सेम होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया था, बोलो क्या? न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि ये न्यूक्लियस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया न्यूक्लियॉन्स। अलग अलग बोलोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, साथ में बोलोगे इनको न्यूक्लियॉन्स बुला देंगे। जैसे बोल देंगे इसमें 27 न्यूक्लियॉन्स है, इसमें 63 न्यूक्लियॉन्स है, और हर एक न्यूक्लियॉन का मास सेम है, बिकॉज प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बोलो क्या होता है? सेम होता है। इज इट क्लियर? पक्का? तो चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि रेडियस कैसे निकलेगा किसी न्यूक्लियस का। तो भैया बात ऐसी है कि कोई भी न्यूक्लियस आपको पता है स्फेरिकल शेप का होगा। ये न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स सो मेनी प्रोटॉन्स, सो मेनी न्यूट्रॉन्स एंड हैविंग सम रेडियस। इसका पक्का रेडियस भी है। तो मुझे तुम बताओ रेडियस में कैसे निकाल सकता हूं? मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखूं तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बराबर क्या होगा? बोलो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, और एक बड़ी जरूरी चीज मैं आपको बोल दूं कि सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी एक जैसी होगी। किसी भी चीज का एटम हो, कोई सा भी एटम हो, सोडियम का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, यूरेनियम, थोरियम, कुछ भी हो, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी एक जैसी होगी। डेंसिटी निर्भर करती है कि कौन सा मैटर उसके अंदर है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने बताया भी था कि मैं एक ग्लास में पानी लूं, चाहे टब में पानी लूं, समझ रहे बात को, या एक बहुत बड़ी टंकी में पानी लूं, पानी तो पानी है ना, उसका डेंसिटी हर जगह पे बोलो कैसा होगा? सेम होगा। हाँ, हर जगह पे उसका मास सेम होना जरूरी नहीं, जितना वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से मास अलग हो जाएगा। भाई डेंसिटी ग्लास में भी सेम है,
टब में भी सेम है, टंकी में भी सेम है, लेकिन ग्लास का वॉल्यूम कम है तो मास कम है। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया टब का तो मास भी बढ़ गया, टंकी का वॉल्यूम और बढ़ गया तो मास और बढ़ गया। लेकिन डेंसिटी हर जगह पे बोलो क्या है, डेंसिटी बोलती है मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ, तो 1 यूनिट वॉल्यूम का मास तो यहां भी वही है, 1 यूनिट वॉल्यूम का वहां पर वही है, 1 यूनिट वॉल्यूम का वहां पर वही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्योंकि सेम चीज से सभी न्यूक्लियस बने हुए, सबके न्यूक्लियस बने हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, सबकी डेंसिटी बोलो क्या होती है, सेम। तो एक बात याद रखना कि डेंसिटी हर एक न्यूक्लियस की बोलो क्या होती है, सेम, लेकिन हर एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम और हर एक न्यूक्लियस का मास बोलो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुई वाली बात, या नहीं आ रही समझ में? सिंस एवरी न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द सिमिलर पार्टिकल्स ना। सो गाइस आइए बोर्ड पे, तो मैंने कहा किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी मान लो रो है, और न्यूक्लियस का मास, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी भी न्यूक्लियस का मास कितना होगा रितिका, किसी भी न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक न्यूक्लियस के पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्यों बोल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मिला के ए बनता है। और अगर मेरे पास ए नंबर में न्यूक्लियॉन्स है, कितने नंबर में बोलो, ए नंबर में, और हर एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल एम में मान लेते हैं, कितना बोलो, स्मॉल एम। वैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 67 इंटू 10 की पावर -27 kg, लगभग इतना होता है। इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूं, किससे बोलो, स्मॉल एम से। तो मैंने कहा कि एक न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो ये स्मॉल एम क्या है बोलो, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलो, और क्योंकि ए नंबर में न्यूक्लियॉन्स है तो एम ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, एम ए। बताओ समझ नहीं आया तो, नहीं आया नहीं समझ में? एम इंडिकेट्स द मास ऑफ द वन पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। अब वो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, तो मैं अगर कुछ भी मान लो, दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। तो एक पार्टिकल का एम हो गया, ए पार्टिकल्स टोटल होंगे भाई, जैसे उसमें 27 होंगे, उसमें 63 होंगे, तो किसी का भी जो भी ए है तो ए इंटू में एम। नीचे क्या आएगा बोलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, जितना उसका रेडियस है। अब इसको आर क्यूब को इधर लिया हो कि मेरे काम का तो रेडियस है, बोलो क्या बन जाएगा, 3ma अपॉन में 4 पाई रो। बताओ जरा रेडियस कितना आ जाएगा, इधर पावर कर देंगे 3। क्या चीज ऐसी है जो एटम टू एटम वेरी कर जाएगी, जैसे कि मैं एक एल्यूमिनियम के एटम से जाऊंगा, जैसे कॉपर के एटम में क्या बदल जाएगा, तो भैया क्या तुम्हारा 3 बदलेगा, नहीं सर कैलकुलेशन में 3 नहीं बदलेगा। उन्होंने फॉर्मुला दी थी रेडियस का कि किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले से निकलेगा। मैंने कहा यार जो चीज सबके लिए सेम है उसको बार बार रखने की बजाय एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मास ऑफ एक पार्टिकल सबके अंदर सेम है भाई, एक पार्टिकल का मास सेम होगा, हाँ ए अलग होगा, क्योंकि किसी के पास ये ए 27 होगा, किसी के पास ये ए 63 होगा, किसी के पास ए 11 होगा, किसी के पास ए कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, तो ए सबका अलग है। क्लास इंपॉर्टेंट है, बातें मत करो यार। 4 सबका सेम होगा, पाई सबका सेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी भी सबकी सेम होगी। तो यार जो चीजें सबके लिए सेम है उनको हम बार बार क्वेश्चंस में पुट करें, उससे बेटर है कि एक ही बार क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो मैंने कहा भैया 3m4 पाई रो, इस पूरे की पावर मैंने 1/3 लगाई और एक ही पावर मैंने 1/3 लगाई, हो गया, लगाई, सही बात है। और मेरे को पता है ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, तो मैंने बोला जैसे m क्या है बोलो सब बच्चे, m क्या है बोलो, 1.67 इंटू 10 की पावर क्या, रफ वैल्यूज दे रहा हूं मैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, जब हमने न्यूक्लियस की डेंसिटी को नापा, जैसे पानी की अपनी डेंसिटी है, 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होता है, और डेंसिटी क्या होती है, 1 यूनिट वॉल्यूम का मास। जैसे कि 1 यूनिट वॉल्यूम का पानी का डेंसिटी अलग होता है, 1 यूनिट वॉल्यूम की पेट्रोल की डेंसिटी अलग होती है, डीजल की डेंसिटी अलग होती है, हर चीज की 1 यूनिट वॉल्यूम का मास अलग होता है। 1 यूनिट वॉल्यूम में हवा लोगे कम मास होता है, उसी 1 यूनिट वॉल्यूम में लोहा ले लोगे तो अलग मास होता है, इसकी डेंसिटी होती है। तो ऐसे ही 1 यूनिट वॉल्यूम में जब न्यूक्लियस का मटेरियल लिया गया, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। रो मानी क्या है बोलो सब बच्चे, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियस की जो पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी जो है, कितनी डेंसिटी थी इसकी, 10 की पावर 17 तो आ रहा था, 2. सो इट्स 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी, मतलब एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में ले लो तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा न्यूक्लियस का डेंसिटी। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है इसलिए हल्का है, नहीं आ रही बात समझ में? तो मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सुनिए भाई, ये सुनो, m रो ये पुट कर दिया, 4 पाई 3 सब पुट कर देंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 ए की पावर 1/3 मीटर। क्या आएगा बोलो, मीटर। अब सुन लो भाई, सुन लो क्लास, बोर्ड पे इसी वैल्यू को चाहे तो इस कांस्टेंट को हम r0 लिख देते, क्या लिख देते बोलो, और a की पावर 1/3। तो भैया हमने एक बात कह दी, किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो सभी बच्चों की, ध्यान से देखते चलो। अब से याद कर लो, किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो कितना होगा बोलो, r0 a की पावर 1/3। r बोलो क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, r0। ये तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी बोलो सब बच्चे, बोलो कितनी है बोलो, 1.2 इंटू 10 की पावर क्या, -15 टाइम्स ऑफ a की पावर 1/3, टाइम्स ऑफ a की पावर
जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि बताओ जरा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, बातें नहीं तो मुझे सब बच्चे बताओ हाइड्रोजन का मास नंबर कितना हो गया, एक। हाइड्रोजन का मास नंबर एक, बोलो रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन दिस इज आर नॉट, एक की पावर 1/3 और किसी की भी पावर 1/3 तो बच्चों मतलब 1 की पावर 1/3 तो 1 ही आएगा। सो बोलो कितना आएगा आर नॉट, आर नॉट कितना, मतलब कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर्स एंड यू नो दैट कि 10 की पावर -15 मीटर्स को मैं फर्मीज में लिखता हूं। तो बोलो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का रेडियस बोलो कितना है, 1.2 फर्मीज का इसका रेडियस होता है। किसका, हाइड्रोजन का। अभी सुनो, अभी सुनो, मैं तुम लोगों से बोलता हूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बताओ जरा, कितना होगा, क्योंकि इसका मास नंबर 27 है, इसका मास नंबर बोलो कितना है, 27 है, तो इसका जो रेडियस होगा बोलो कितना होगा, आर नॉट, आर नॉट, और बोलो मास नंबर कितना, 27 की पावर 1/3। अब 27 की पावर 1/3 कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए। 27 को 3 का क्यूब बोलेंगे, वो 3 से 3 कट जाएगा पावर में, तो कितना आ जाएगा 3 आर नॉट, कितना आ जाएगा, यानी 3 गुना में 1.2 इंटू 10 की पावर -15, दिस विल बी, यानी चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3.6 फर्मीज। इसका मतलब मुझे बताओ एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस बोलो कितना होता है, 3.6 फर्मीज, और हाइड्रोजन का कितना होता है रिया, 1.2 फर्मीज। मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में पार्टिकल तो 27 गुना है ज्यादा, उसमें एक पार्टिकल होता है उसके न्यूक्लियस में, इसके में कितने बोलो 27 गुना ज्यादा पार्टिकल है, बट रेडियस 27 गुना ज्यादा नहीं, रेडियस में 3 गुना है। कितने गुना बोलो, क्योंकि आपका जो रेडियस होता है ना वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए की पावर। तो जब हमारा ए 27 गुना बढ़ा ना, तो बस हमारी जो वैल्यू बढ़ी वो सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बढ़ी। तो आपको समझना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो 3 गुना ही बड़ा होता है, बस किससे बोलो, हाइड्रोजन से। अच्छा यही काम कॉपर के लिए करोगे तो कितना आएगा सब बच्चे, कॉपर के लिए, कॉपर का 63 मत लीजिए 64 ले लीजिए, एग्जामिनर 64 लेकर आएगा, तो 64 की पावर 1/3 आएगा। 64 को लिखूंगा 4 का क्यूब, 4 का, अरे 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आएगा, 4 का क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आर नॉट, कितना आएगा, मतलब कि आएगा 4.8। तो हाइड्रोजन से बस कितने गुना बड़ा होता है, 4 गुना बड़ा न्यूक्लियस होता है बस, किसका बोलो, कॉपर का। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है लेकिन सिर्फ 4 गुना बड़ा होगा। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया समझ में। सो व्हाट डज दिस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 गिव्स। सो भैया ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, इट डिपेंड ऑन द मास नंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अरे बातें नहीं यार, चुप रहो बिल्कुल यार, क्यों लेट कर रहे हो अपना सिलेबस। जितने ज्यादा मास नंबर होगा उतना बड़ा रेडियस, ये बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अब यूरेनियम है बच्चों, यूरेनियम में 238 पार्टिकल्स हैं, तो मास नंबर बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है रेडियस न्यूक्लियस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स न्यूक्लियस में उतना बड़ा बोलो क्या, रेडियस। क्लियर होता है कि नहीं होता। और फिक्स वैल्यू है आर नॉट, तो आर नॉट टाइम्स ऑफ ए की पावर 1/3 ये फॉर्मुला है। आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 है, याद रहेगी। ड्राइव करना आ गया, बहुत सिंपल सा ड्राइव है यार, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम से कर दिया मैंने। अब सुनिए इसके बाद एक क्वेश्चन और क्या आता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, कहता है साबित करो, शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ए ऑफ एन एटम। यार एक बात बताओ, एटम चाहे हमारा हाइड्रोजन का हो, चाहे एल्यूमिनियम का, चाहे कॉपर का, चाहे यूरेनियम का, डेंसिटी तो वही रहेगी ना। पानी चाहे, तो पानी वाला एग्जांपल, डेंसिटी सेम रहेगी ना। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि मास नंबर यानी कितने पार्टिकल है, इस बात से डेंसिटी को फर्क नहीं पड़ता। कितना पानी है इस बात से डेंसिटी को फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी बताती है 1 यूनिट वॉल्यूम का। कितने का बोलो, वही फिक्स उसका बताती है कि इतने वॉल्यूम का मास कितना है। अब तुम कितना मर्जी वॉल्यूम लो, डेंसिटी तो उतना ही रहेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता। जैसे बोलता हूं मैं, एग्जांपल भी मैंने दिया था, दुकान पे चीनी का प्राइस 40 रुपए किलो, तुम चीनी जितनी मर्जी लो, चीनी का प्राइस 40 रुपए किलो ही है ना। वही बात है कि डेंसिटी 1 यूनिट वॉल्यूम का मास को बताती है और वो हमेशा सेम रहेगी। तो कह रहा है डेंसिटी को दिखाओ कि वो ए पे डिपेंड, मास कितना, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो मुझे सब बच्चे बताओ, मैं क्या बोलूंगा कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, बताओ जरा। फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है बच्चों वो होगी मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी रो बच्चों, उसका मास जो होगा वो कितना होगा m इंटू ए। क्या तुम समझ पाते हो जब मैं m इंटू ए लिखता हूं? m indicates the mass of one nucleon, since it indicates it has a number of nucleons, so हम m into a कर देंगे। सुधांशु यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा मुझे फटाफट से बताओ 3ma अपॉन में 4 पाई, और तुमने अभी अभी रेडियस का फॉर्मूला पढ़ लिया। रेडियस बोलो किसके बराबर आता है? r नॉट a की पावर 1/3 का क्यूब। बोलो कितना आएगा? 3ma अपॉन में 4 पाई r नॉट का क्यूब और a की पावर 1/3 की पावर 3, ये हो जाएगा ऐसे। अब डेंसिटी देखो किन सब चीजों पर डिपेंड कर रही है। डेंसिटी जिन भी चीजों पर डिपेंड कर रही है वो एटम टू एटम चेंज ही नहीं होती है। एटम टू एटम ना तो मास ऑफ वन पार्टिकल बदलता है, ना 3 ना 4 ना पाई ना आर नॉट भी फिक्स है 1.2 into 10 की पावर -12। इन सभी वैल्यूज को अगर आप पुट कर देते हैं तो अभी वैसे दिखता है यहां से। इट शोज दैट, यहां पर भी लिख सकते हो, इट शोज दैट density does not depend on the mass number, does not depend on the mass number, means it is independent of the mass number। क्लियर है कि नहीं? तो लिख नहीं रहा हूं, आपको समझ में आता है ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, ऑल आर कांस्टेंट्स which indicates density of nucleus। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। is independent of the mass number। अरे भाई बताओ जरा, आ रहा है वापस से टच ना चीज होगा, याद आने लग गई ना चीजें, ऐसा ही कुछ पड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ न्यूक्लियस का रेडियस निकालना कोई मुश्किल चीज थी? सिंपल है। और उसके बाद आप लोगों ने सीखा डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। तो ये पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है बच्चों, क्लियर है? तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डन। इसके बाद आते हैं बच्चों मास डिफेक्ट पे। पूरी कोशिश है आज ही खत्म करने की। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बातें नहीं बोर्ड पे। तुम सब बच्चे मेरे को ये बताओ क्लास बोर्ड पे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा होता है कि आइंस्टाइन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, जो आप E इक्वल टू में mc स्क्वायर इक्वेशन पढ़ते हो, तो वो ये कहते हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ऐसा हो सकता है। और उनका ये मानना था कि if mass is converted into energy, if mass is converted into energy, the energy correspond to that mass is। सभी बच्चे वो कहते हैं कि अगर कोई भी m मास एनर्जी में खत्म हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कोई भी m मास किसमें कन्वर्ट हो गया? बोलो एनर्जी में, पूरी तरीके से एनर्जी बन गया वो मास, तो कितनी एनर्जी पैदा करेगा वो? mc स्क्वायर। कितनी एनर्जी पैदा करेगा बोलो? अपने मास के अकॉर्डिंग m टाइम्स ऑफ c का स्क्वायर एनर्जी पैदा करेगा। लेट मी क्लियर कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि अगर कोई आपको बोले इफ अ मास ऑफ 1 kg, इफ अ मास ऑफ 1 kg completely converted into energy, completely converted into energy, then how much energy it release? How much energy it release? अगर एक किलो का मास पूरी तरीके से एनर्जी में ही कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो कितनी एनर्जी पैदा कर सकता है? तो आप लोग बोलेंगे mc स्क्वायर, बोलेंगे यहां पर मास कितना? बोलो 1 kg। c बोलो सब बच्चे कितना? 3 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो दिस विल गिव्स यू 9 into 10 to the power 16, since you are taking the SI units kg मीटर पर सेकेंड, तो आपका जूल में आंसर आएगा। तो इतनी एनर्जी वो जूल में रिलीज कर सकता है। मतलब 1 kg का मास अगर पूरी तरीके से एनर्जी बन जाए तो वो इतनी एनर्जी को पैदा कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर केजीज में बात करेंगे नहीं, एक्चुअली में बात यहाँ पर होने वाली है न्यूक्लियस के मास को लेके। तो मेरा आपसे एक सवाल और है, हाउ मच एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1U। अब सुन लीजिए यार, ये 1U भी थोड़ा सा आप लोगों को सुन लेना चाहिए। मुझे तुम ये बताओ, कोई भी न्यूक्लियस, क्लास प्लीज बोर्ड पे सुनते चलिए, फिर आप लोग सुनते नहीं जो जरूरी चीज होती है, फिर पेपर में फंसते हो जब थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं करता है क्वेश्चंस को। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं पूछता, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से सुन लोगे, कुछ भी घुमाए बन जाएगा। आप लोग समझे जरा, एक न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और दोनों का मास बोलो क्या है? सेम। तो मैं यूं बोल सकता हूं, भले मैं बोलूं कि 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन से, मैं बोलूं यार 27 पार्टिकल्स हैं, 27, एंड एवरी पार्टिकल हैज सेम मास। कितना बोलो? 1.67 into 10 की पावर क्या? -27 kg। बार बार इतना बड़ा नंबर ना बोलना पड़े, इसको 1U बुला लेते हैं।
क्या बुला लेते हैं बोलो? मतलब 1U कुछ नहीं है भाई, 1U एक तरीके से एक पार्टिकल के मास को बोला जाता है, और वो कितना होता है केजी में, 1.67 इंटू 10 की पावर क्या, -27 केजी। मतलब एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस के मास को मैं बोलूं तो 27U भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बोलो? 27U। क्यों भाई? क्योंकि इसमें 27 पार्टिकल हैं, एवरी पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 1U, तो 27 पार्टिकल्स हैज अ मास ऑफ 27U। अरे नहीं आया समझ में? एक पार्टिकल का मास 1U है, तो 27 पार्टिकल का मास कितना होगा तनिषा? 27U। क्योंकि सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, तो 27 पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 1U। आप में से इतना इतने को तो 1U बोल रहे हैं, तो 27 पार्टिकल का मास कितना? 27U। हाँ केजी में जानना चाहते बोलो कितना बोलोगे? 27 गुना में इतने केजी। नहीं आया ना? चलो बताओ कॉपर के पार्टिकल्स कितने बोलो? 63 है, तो इसका मास कितना होगा? 63U। और बोलना चाहिए केजी में बताओ तो बोलेंगे 63 इंटू में 1.67 इन 10 की पावर -27 केजी, तो ये आ गया भैया 63U। क्लियर है कि नहीं? तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैं किसी भी न्यूक्लियस के मास को किसमें बताऊंगा बच्चों? यू में बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली में अगर मैं केजी में बताता हूं, केजी में बहुत छोटा नंबर है यार, तो इसको हमने यू मान लिया। क्या मान लिया बोलो? यू। अब सबको क्लियर है? अब वो आपसे बोलता है कि बताओ अगर एक यू का मास एनर्जी बन जाए, एक यू का मास क्या बन जाए? एनर्जी, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? सभी बच्चे ई इक्वल टू बोलो क्या? mc स्क्वायर। क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चों आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये आप लोग इसमें सब ऐसे यूनिट्स रखेंगे, तो मुझे बताओ मास को अगर मैं एक यू केजी में रखा जाएगा मास, तो एक यू का मतलब कितना होता है क्लास? एक यू का मतलब इतने केजी होता है। सी होएगा 3 इंटू 10 की पावर कितना? 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? कितना वैल्यू आएगा? उस वक्त मैंने लिखवाया होगा, दिखाना। 9 नहीं, वो तो बाद में आया होगा ना। हाँ 15.03 इंटू 10 टू द पावर। अब सुनो, एक यू के मास से कोई बहुत ज्यादा एनर्जी तो पैदा हो नहीं रही। कितनी हो रही है बोलो? 15.03 इंटू 10 की पावर -11 जूल। अब सुन लो, एक ये एनर्जी है जूल में, किसमें बोलो? अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहूं, तो क्या तुम लोग ये रिलेशन जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है? ध्यान से सुन लो बच्चों, थोड़ी देर आप लोगों को कंसंट्रेट होकर पढ़ना होता है, आपका घर का काम बच जाता है कि घर पे आप लोग इतना सारा पढ़ते हैं, उसमें डाउट भी आते हैं, सब कुछ दोबारा रिपीट कराया जा रहा है, तो थोड़ा ढंग से सुना करो उसको। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल होते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करूंगा तो कैसे करूंगा बोलो? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आता है ना, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तरीके से तो वैल्यू अलग आ सकती है, क्योंकि हम लोग जब ये 1.67 लेते हैं, ये भी राउंड ऑफ में लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ और है, ठीक है। और ये 3 भी जो है वो भी हम 3 भी लेते हैं राउंड ऑफ में, कुछ और 2.99 करके कुछ होगा हमारा वैल्यू। सो सब कुछ हम अप्रोक्सीमेशन में काम करते हैं, इससे हमारा आंसर कैलकुलेटिव वैल्यू से थोड़ा सा अलग दिख सकता है, जो एक्जैक्टली बताते हैं। तो आपको याद क्या रखनी है? याद रखनी है जब इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो 931.5 गुना में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। 931.5 इंटू 10 की पावर 6, आप कहोगे सर 10 की पावर 8 आएगा। यार यहां पर भी तो आप लोगों का कुछ और आएगा ना, 9.31 आएगा, ये आएगा 9.315 इंटू 10 टू द पावर 8। अब अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो बन जाएगा 931.5, और पॉइंट आगे लेगा तो पावर पीछे चली जाएगी, और इस 10 की पावर 6 को लिख सकता हूं मैं, बोलो क्या? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये चीज ना स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। पहली चीज सेट करो कि मास किसमें कन्वर्ट हो सकता है बोलो? एनर्जी में। दूसरी चीज सेट करो कि एक मास से कितनी एनर्जी पैदा होगी? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर। व्हेन वी कन्वर्ट द 1 kg ऑफ मास इनटू द एनर्जी, दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड। व्हेन वी कन्वर्ट द 1U मास इनटू द एनर्जी, आशीष 1U एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? सर कैलकुलेट कर लिया, 1U से मिलेगा 931.5। अब ये मैं डायरेक्ट याद कर लूंगा, 1U से मिलेगा इतना। सोचो 2U कितना करेगा? इसका दुगना। 3U कितना करेगा? इसका तिगुना। तो मैंने वो स्टैंडर्डाइज कर दिया कि 1U से इतना एनर्जी निकलता है, तो मैं बार बार नहीं निकालूंगा 2U 3U से कितना निकलेगा, आधा U से कितना निकलेगा, मैं कर लूंगा। तनिष बात समझ में आ गई वाली बात? तो भैया मास से एनर्जी कन्वर्ट होती है, और कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर होता है कि नहीं होता? आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो चलो क्लियर है, अब मास इफेक्ट पे आते हैं बच्चों। मास इफेक्ट मैंने शुरू ही नहीं करा अभी तक। आइए अब इंपॉर्टेंट चीज है, आइए आप लोगों के पास हीलियम का एटम है। हीलियम में आप जरा मुझे सभी बच्चे बताइए कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स हैं? लक्ष्य 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ऐसा ही कुछ है। तो मुझे बस ये बता कि जो एक्सपेक्टेड मास है न्यूक्लियस का, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस वो कितना होना चाहिए? न्यूक्लियस का मास कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, मतलब आप लोग कहोगे सर लगभग 4U। लगभग कितना?
क्योंकि 1u इसका होता है, 1u इसका होता है, तो 2u कितना हो जाएगा 4u, टोटल 4u होगा। तो पहले मैं तुम्हें मोटे मोटे तौर पे बताता हूं, एक्चुअली में इसके न्यूक्लियस का मास कितना मिलना चाहिए था 4u। लक्ष्य 4u क्यों? क्योंकि इसे 4 पार्टिकल है, तो मिलना चाहिए था 4u, बट हमने पाया इसका मास 4u नहीं मिलता, इसका मास मिलता है 3.97u। कम मिलेगा, कम मिलेगा, मिलना चाहिए 4u लेकिन उससे कम मिलेगा। अब यही सवाल है कि एक्चुअली में कम क्यों मिला। और अब ये बात ना हम थोड़ी सी एक्यूरेसी पे जाके करेंगे, मतलब कि हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे कि इतना कम मिला, हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट देखेंगे कितना कम मिला। तो मुझे तुम ये बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का ना मैंने तुम्हें वैल्यू लिखवाया होगा, एक्यूरेट वैल्यू दिखाना कितने लिखवाई है बोर्ड पे बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये समझ में आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी समझ में आएगा, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी परपेंडिकुलर समझ में आएगा, उसके बाद वो ग्राफ समझ में आएगा। ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा, मास डिफेक्ट नहीं आया तो अब आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्रोटॉन का मास होता है बच्चों लगभग इतना, और न्यूट्रॉन का होता है इतना। अच्छा वैसे थोड़ा सा स्लाइटली भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली भारी होता है, किसके मुकाबले बोलो? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इधर सुनो, लेकिन यार एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा इनको अप्रोक्सीमेशन में लूं तो मैं दोनों को 2 डेसिमल तक भी ले रहा हूं तो 1u ही बोल सकते हैं। तो अब इसलिए थोड़ा अंदाजे में बोल देते हैं कि दोनों का मास 1u, और लगभग दोनों बराबर ही है, लेकिन न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है। अब पूरी बात सुनना भाई, जब मैंने हीलियम का मास सोचा तो मैंने कहा कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 तो प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ढंग से सुनो भाई, 2 प्रोटॉन है और 2, तो इसका मास कितना होना चाहिए हर्षित? हर्षित मास कितना होना चाहिए इसका? 2mp + 2mn, यानी 2 टाइम्स ऑफ कितना होना चाहिए? और 2 टाइम्स ऑफ, अरे इतना ही होना चाहिए। कितना आएगा? किस लिखवाया था मैंने ऐसा? इसका कैलकुलेशन लिखवाया था मैंने? नहीं लिखवाया। ऑक्सीजन का करवाया था? कोई नहीं, आ जाओ, हटाए तुम। सुनो पूरी बात सुनो भाई, आपके इस हीलियम के न्यूक्लियस का मास आपके अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए? 2mp + 2mn, जो भी कैलकुलेशन आएगी। बट जो मुझे एक्चुअल मास मिला ना, एक्चुअल मास जो मुझे मिला न्यूक्लियस का, वो पता है कितना मिला? इस वैल्यू से थोड़ा सा कम मिला, इस वैल्यू से थोड़ा सा, जो कि बहुत शॉकिंग है यार। 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मुझे प्रोटॉन का मास पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, तो कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो मुझे इतना ही था, बट जब मैं एक्चुअली में देखने गया, उसका मास को नापा मैंने, तो मुझे पता लगा कि उसका मास जो है इस कैलकुलेशन से एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। इस जो मास थोड़ा सा कम आया ना बच्चों, इसी को बुलाते हैं मास डिफेक्ट। क्या बुलाते हैं इसको? क्या होता है मास डिफेक्ट? सुन लीजिए, मास डिफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है जो हमें मास में एरर मिला। किस तरह का एरर मिला? जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू था, अरे जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, और जो हमारा बोलो क्या मिला हमें? एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस मिला। इन दोनों का अंतर ही बोलो क्या है? मास डिफेक्ट। ढंग से सुन लीजिए, आ जाएगा समझ में, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूं दक्ष? मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूं? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर, मुझे मिल कितना रहा है? मुझे इससे थोड़ा सा कम मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4u आएगा, बट मुझे कितना मिला? 3.97u, 0.03u कम मिला। अब आइंस्टाइन इसके पीछे का कारण देते हैं कि आप जो सोच रहे हैं और जो एक्चुअल मिल रहा है वो हमेशा एक्चुअल वाला कम क्यों मिलता है उससे। तो ये कहते हैं कि जिस समय न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होनी होती है, ध्यान देना भाई, जिस समय न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होनी होती है, कि ये जो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये कंबाइंड होने होते हैं एक दूसरे से। ध्यान देना, जिस समय 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कंबाइंड होने होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, जिस समय ये कंबाइंड होने आते हैं उस वक्त पर, क्योंकि जब कोई चीज कंबाइंड होगी ना, तो ये अपने अंदर से कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। कुछ एनर्जी को बोलो क्या करते हैं? रिलीज। जैसे ही कोई चीज अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाएगी, हाई एनर्जी से, तो आप जानते हो वो स्टेबल होगी। क्या होगी बोलो? पूरी बात को सुनने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में। पूरी साइंस में आप लोग एक बात पढ़ते आए हो, हाई एनर्जी मतलब क्या होता है और लो एनर्जी मतलब क्या होता है। तो हाई एनर्जी मतलब बोलो क्या? अनस्टेबिलिटी। और लो एनर्जी का मतलब बोलो क्या? तो जैसे ही ये एनर्जी रिलीज करते हैं, चारों पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करते हैं, आर्यन
ये 4 पार्टिकल हीलियम के कंबाइंड होने आए और इन्होंने अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करी, तो ये सिस्टम अपनी हाई एनर्जी से कहां चला गया, लो एनर्जी पे, जिससे वो अनस्टेबल से क्या हो गया, स्टेबल। तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान इनको अपने अंदर से कुछ एनर्जी को निकालना पड़ता है, तब जाके ये अनस्टेबल से बोलो क्या होता है, स्टेबल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इनके पास सबके पास एनर्जी है तो ये मतलब एक जगह नहीं बैठेंगे, अगर इनकी एनर्जी निकाल ली जाए तो ये एक जगह पर कंबाइंड हो जाएंगे। सो टू कंबाइन दिस न्यूक्लियस, मतलब इन पार्टिकल्स को एक ही जगह पर बांध के रखने के लिए पहले इनमें से कुछ एनर्जी बोलो क्या होती है, रिलीज होती है, तब जाके ये मासेस पार्टिकल्स एक साथ कंबाइंड हो पाते हैं। सुनना पूरी बात। अब कहते हैं एनर्जी आती कहां से, तो अब यही जवाब आइंस्टाइन ने दिया कि एनर्जी कहां से आई, वो जो मास तुम्हें दिख रहा है ना कम हो गया, वही मास क्या हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी में। तो आप जो ये बोल रहे हैं ना कि आपको मास कम दिख रहा है एक्चुअल न्यूक्लियस का, वो इसलिए दिख रहा है, तुम तो सीधा सीधा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2mp प्लस 2mn आएगा, बट एक्चुअली में कॉम्बिनेशन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुआ था जिससे उसमें स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। वो एनर्जी कहां से रिलीज हुई, कुछ मास न्यूक्लियस का किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो एनर्जी में। वही कारण है मास डिफेक्ट का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब कोई तुमसे ये बोले, अब सुनना, तुम खुद जवाब देना मुझे इस चीज का, बादल बातें मत कर। एक न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास तेरे को कितना था, बोलो 4u, तेरे को मिला कितना, तेरे को था 4.00u एक्सपेक्टेड, तेरे को मिला कितना 3.97u। कितने का मास डिफेक्ट है, 0.03 का। मतलब इतना मास किसमें कन्वर्ट हुआ, इतना मास किसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो मैं कहता हूं कैलकुलेशन है मेरे पास, 1u से इतनी, 1u से तो 0.03 से कितनी निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, समझ ही नहीं आ रहा सर। अरे 1u से इतनी तो 2u से दुगनी, 3u से तिगनी, आधे u से आधा गुना कर दूंगा और 0.03u से 0.03 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पता लग जाएगा ना कितनी एनर्जी रिलीज करके हीलियम का न्यूक्लियस बना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में। जितना बड़ा मास डिफेक्ट उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करके बनाया, मतलब उतना ज्यादा बोलो क्या हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा, उतना ज्यादा बोलो क्या हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा। अनामिका नहीं आ रहा समझ में, अरे मुश्किल लग रहा है क्या यार ये चीज। तो मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाया होगा, देखो जरा क्लास प्लीज, बोर्ड पे क्वेश्चन है मेरे पास, देखो जरा, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन 816 इज 15.99493u। गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वही है जो क्वेश्चन करवाया था। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन 816। पहला, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड तो सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आप लोग चलो मुझे एक बार ऐसे बताओ, रफली कैलकुलेशन करते हैं। कनिष्का, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स तुम्हें नजर आते हैं, बिल्कुल क्लियर कट, 16। अरे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, बातें मत करो। तो 16u मास तो वैसे भी बनना चाहिए था यार, और 16u से फालतू ही बनेगा, बिकॉज हर एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास एक्जैक्टली 1u नहीं, 1u से थोड़ा ज्यादा होता है। इतना मैथमेटिक्स तुम्हें आना चाहिए। 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, एवरी पार्टिकल हैज अ मास ग्रेटर देन 1, 1 से थोड़ा ज्यादा ही है। 16 से थोड़ा फालतू मिलना चाहिए था, लेकिन देखो कितना मिला, एक्चुअल बता रहा है कितना मिला, एक्चुअल मास तो निकले 16 से कम है। क्यों मिला कम, सोचो, जो मास का अंतर है वो क्यों मिला। तो आप बोलेंगे जो इतना मास का अंतर कम मिल रहा है, वो कुछ मास इसकी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान किसमें कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि सर जब भी कोई सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा वो लो एनर्जी सिस्टम पे चला जाएगा, लो एनर्जी पे आने का मतलब स्टेबल हो जाना। क्या हो जाना बोलो, तो इस न्यूक्लियस को बनने के लिए एनर्जी का निकलना जरूरी था, इस एनर्जी का निकलना जरूरी था। एनर्जी निकल जाएगी तो एक जगह पे स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोगों को ये कारण भी पता है कि मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है, तो क्लास लेकिन वो पूछेगा कितने का मास डिफेक्ट है, कितने का मास डिफेक्ट है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड मास कितना है, एक्सपेक्टेड आपको कितना है, आपको कितना एक्सपेक्ट है। तो आप बोलोगे सर मेरे को तो एक्सपेक्ट है 8 प्रोटॉन्स थे तो 8 एमपी, 8 न्यूट्रॉन्स थे तो 8 mn, बातें नहीं, 8 एमपी 8 mn। मुझे बताओ 8 एमपी कितना आएगा, एक प्रोटॉन का मास है 1.00727। बोलो बोलो सब बच्चे, कितना कैलकुलेशन आया, 16.12744u। क्लास बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी,
ये एक्सपेक्टेड था, जो होना चाहिए था, या बोले कि कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब जो हमने कैलकुलेट करा उतना होना चाहिए था, बट एक्चुअल कितना मिला? एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना मिला हमें? 15.99493 यू। बस यहीं से समझ में आता है कितने का मास का डिफेक्ट आया, कितने का मास डिफेक्ट आया। सब बच्चे बताओ भाई। तो आप लोग बोलोगे एक्सपेक्टेड वाला वैल्यू और जितना हमें एक्चुअल में मिला, तो कितने का अंतर है? 0.13251 यू। अब बात ये, इतने का अंतर आ गया, इतने का मास डिफेक्ट है बच्चों। नहीं आ रहा समझ में क्या? रचित नहीं है समझ में? तो जो ये मास डिफेक्ट मिला, क्यों मिला? तो आप बोलोगे सर इतना ही मास किसमें कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में। इतना ही मास किसमें कन्वर्ट हुआ है? तो मास डिफेक्ट पहला पार्ट तो हो गया। बाद में बोला था कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी इसकी फॉर्मेशन के दौरान, इसकी फॉर्मेशन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो मैं ये बोलूंगा भैया इतना तो मास डिफेक्ट है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी? मैं बोलता हूं एक यू के मास से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक यू से रिलीज होती है। तो अब इतना बना है तो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.13251 यू से कितनी होगी? 0.13251 इंटू में 931.5। When you multiply this, you will get, हाँ अच्छा कर रखा है ना, 1 to मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 123.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई होगी। मतलब कि अब याद कर लीजिए सब बच्चे, याद तो क्या ही करना है, समझ लेना है इस बात को, इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एक स्टेबल होने के लिए, एक न्यूक्लियस में बंधने के लिए, उस समय बंधते वक्त ये कितनी एनर्जी को रिलीज कर जाता है? 123.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये अपनी फॉर्मेशन के दौरान रिलीज करता है। आप कहते हैं कहां से आती है एनर्जी? तो कहीं ये अपना कुछ मास किसमें कन्वर्ट कर जाता है? एनर्जी में। इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी रिलीज होती है ये आपकी एनर्जी है। अभी बताऊंगा इसको क्या बोलेंगे। ये समझ में आ गया? मास डिफेक्ट इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया सब बच्चों को? टर्म्स क्लियर हो गई है? क्या बोलो एक्चुअल बात क्या है? एक मिनट दोबारा बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, हम उसका अगर टोटल मास खुद से कैलकुलेट करें तो कुछ मिलेगा, बट एक्चुअल मास हमेशा उससे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब जो वो कम मिल रहा है, क्यों कम मिल रहा है? तो आप बोलेंगे पहली बात तो जो कम मिल रहा है यही मास डिफेक्ट है। और कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था किसी भी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान वो न्यूक्लियस अपने अंदर से पहले एनर्जी को रिलीज करता था कि वो लो एनर्जी पे चला जाए और स्टेबल हो जाए। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसी मास की वजह से रिलीज होती है, जो हमें डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब सुनिए, मतलब कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है तब न्यूक्लियस बनता है। 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन आते हैं, कहते साथ में बैठेंगे तो भैया पहले इतना रिलीज करना पड़ेगा तब जाके कंबाइंड हो पाएंगे। तो कोई अगर इसके न्यूक्लियस को तोड़ना चाहता है तो अगर 123.4 की एनर्जी दे तो टूट जाएगा? नहीं टूट जाएगा? अरे इतनी रिलीज करने से साथ बैठे थे, लो एनर्जी पे आए थे, वापस से स्टेबलाइज हो गए थे। बट कोई इतनी ही एनर्जी दे दे तो वापस से हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, वापस से 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाएंगे। 16 पार्टिकल्स को बंधने के लिए, 16 पार्टिकल्स को बंधने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ी। तो उनको वापस से अगर मुझे खोलना है, समझ रहे बात को, उनको खोलना है वापस से, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इतनी ही एनर्जी से बाउंड है। इतनी एनर्जी से बोलो क्या है? बाइंड है। सारा न्यूक्लियस कितनी एनर्जी से बाउंड है? बोलो 123.4 से। तो इसी जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को बोल दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोल दिया? बोलो अगर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस 123.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज करके बंधा हुआ है तो इतनी ही दे दूंगा तो वापस से खुल जाएगा, सारे पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे वापस से, क्योंकि इतनी रिलीज करने के बाद वो बंधे थे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? दे दूंगा सब अलग हो जाएंगे। तो इसकी ये एनर्जी इसकी बोलो क्या बन जाती है? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बन जाती है? बोलो। अरे नहीं आया समझ में? तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोलो बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन बोलो कितना है? ओ भाई रुक जाओ। मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को मुझे अगर निखिल, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का हर एक पार्टिकल मुझे अलग अलग करना है, 16 पार्टिकल्स बिल्कुल अलग करने हैं, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी उन्होंने बनते वक्त रिलीज करी थी उतनी दे दो, वो अलग हो जाएंगे। हो जाएगा? अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको मैं BEN बोल सकता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ 16 पार्टिकल्स को, जैसे 16 दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं, उनको अलग करने में अगर मुझे कितनी एनर्जी लगी? 123.4 की। तो हर एक पर कितनी खर्च हो रही है? क्योंकि 16 को अलग करने में इतनी लगी तो हर एक पर कितनी लग रही है? तो बोलूंगा जब मैं बाइंडिंग एनर्जी को टोटल मास नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा हर एक पे कितनी लग रही है। अरे भैया आप 16 दोस्त ऐसे घेरा बना के खड़े हुए, मुझे सबके सब 16 दोस्तों को अलग करने में कितना एनर्जी लगा?
123.4 लगा। तो किसी ने मुझसे पूछा हर एक न्यूक्लियन पे कितना लगा, तो मैंने कहा टोटल को 16 से डिवाइड कर दूंगा, टोटल को 16 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आया 7.71 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सर ऑक्सीजन के हर एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको बंधा हुआ है कितनी एनर्जी से, बोलो 7.7 से। 16 पार्टिकल 7.7 से बंधेंगे तो टोटल एनर्जी लगेगी 123.4। हर एक को अलग करने में, हर एक बच्चे को खींचने में कितना एनर्जी लगेगा 7.7 का। ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी, अरे नहीं आया समझ में। तो मैं आपको एक बात बड़ी जरूरी बता देता हूं भाई, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्लीज, सुनते रहो सुनते रहो, इसी रिदम में चलने दो ताकि चीजें खत्म हो जाएं आज ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत जल्दी में चल रहा है, पढ़ा हुआ है हमने एक बार, हम कर सकते हैं स्पीड में, और बताया आप भी सब कुछ ही जा रहा है, मतलब इतना तेज बता रहे हैं कि आप लोगों को पहले पढ़ा हुआ तो जल्दी आ जाएगा समझ में। अब सुनो, अब बात करते हैं, एक बार सोचते हैं जरा, जैसे हीलियम है, हीलियम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, मान के चलते हैं इसके न्यूक्लियस के बनते वक्त भी कुछ मास डिफेक्ट आया होगा, कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, पक्का हुई होगी। हम सोच रहे हैं 4 पॉइंट समथिंग यू होगा, लेकिन हमें 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिला होगा, कुछ मास एनर्जी में यहां पर भी कन्वर्ट हुआ होगा, और जितनी भी एनर्जी कन्वर्ट निकली होगी वही इसकी बोलो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी। सपोज करते हैं कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी निकली ना, ध्यान समझना, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी निकली वो निकली हमारी 32 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बोलो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बोलो, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी है 32। अब कोई भी बच्चा ना बाइंडिंग एनर्जी से किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का अंदाजा ना लगाए कि भाई ऑक्सीजन को तोड़ने में लग रही है 123.4, ऑक्सीजन को तोड़ने में लग रही है 123.4 और हीलियम को तोड़ने में लग रही है 32, तो बच्चों को लगे 123.4 तो ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। मैं रफ वैल्यूज दे रहा हूं, ऐसे अंदाजन वैल्यूज दे रहा हूं। आप ये देखिए कि उसके 16 पार्टिकल्स को अलग करने में 123 का एनर्जी लगा और इसके 4 पार्टिकल्स को अलग करने में 32 का लगा। पहली बात तो कंपैरिजन ही सेम नहीं है, उसके 16 में एनर्जी बता रहे हो और इसका बोलो कितने बता रहे हो, 4 पे। यार कंपैरिजन सही नहीं, कंपैरिजन हमेशा पर पे होना चाहिए, सेम पे होना चाहिए। तो इसके बाद 16 पार्टिकल तब कंपेयर कर लो। तो इसीलिए बच्चों एक कांसेप्ट की जरूरत पड़ी थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि इसके भी एक न्यूक्लियन पे कितनी खर्च हो रही है। तो कहा गया यार 32 खर्च हो रही है पूरी 4 पे, तो एक पे कितनी खर्च हो रही है, 32/4 करेंगे तो हर एक को अलग करने में इतनी खर्च हो रही है। अब बताओ इसका एक न्यूक्लियन अलग लेके जाने में मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ती है, 8 की। उसका एक लेके जाने में कितनी लगानी, 7.7 की। तो किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, हीलियम का। किसका बोलो, नहीं आया ना समझ में, पक्का बताओ रविश। तो 7.71 की ज्यादा स्टेबिलिटी है या 8.88 की स्टेबिलिटी ज्यादा है? सर ऑब्वियस सी बात है, जिस केस में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है इसको अलग करने के लिए, 4 को अलग करने में 32 लगानी पड़ रही है और 16 को अलग करने में 123 लगानी पड़ रही है। सर तो ऐसे अंदाजा नहीं लगेगा, एक का निकालिए, इसके एक को अलग करने में 7.7, इसके एक के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी लग रही है वो 8 की लग रही है। तो सर ये ज्यादा स्टेबल है, हीलियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यू हैव टू चेक द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर, अभी याद कर लेना है, याद कर लेना है, इफ बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of any nucleus is higher, बताओ इसका क्या मतलब है, it means nucleus is more stable, nucleus is, अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पक्का ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि हर एक के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। डन ये वाली चीज। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये वाली बात आपको समझ में आती है। इसके बाद सुनिए आगे की चीज, एक मिनट तसल्ली से आप लोग सोच लीजिए, मैं भी एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है? देख लो एक बार क्या बोल रहा है। अरे टॉपिक स्विच कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम भी थोड़ा डाउन हो जाए। हाँ पर ज्यादा टाइम मत लगाना, लेकिन नहीं, उसने पानी की बोतल भरना छोड़ दिया, तुमसे पूरे साल पानी की बोतल भरवाते रहे, उसके नंबर ही नहीं आए। अच्छा कल सुबह आओगे आप लोग प्रैक्टिकल के लिए? नहीं, सुबह ही आ जाओ। और मैं ऐसा सोच रहा हूं, देखो तुम्हें अच्छा लगे तो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि परसों तुम लोगों का पेपर है, तो कल मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा देता हूं। सेकंड चीज, मैं आपको वेंटो फैक्टर और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझा देता हूं। सुनो तो सही, नहीं ये अच्छा लगे तुम्हारे ऊपर, तो मेजॉरिटी के ऊपर। परसों क्योंकि तुम लोगों का पेपर है, इसलिए मैं बस कल के लिए चाह रहा हूं कि कल मैं करके दिखा दूं। वेंटो फैक्टर की क्लासेस, कंटेंट कवर कर लो सॉल्यूशंस का,
उसके बाद अगली क्लास में आओ, जिस दिन आप आओगे उस दिन शाम को कर लो, क्योंकि परसों तुम्हारा पेपर है, तो इट्स बेटर कि आप लोग पेपर पे ज्यादा समय लगाएं अपना, इंस्टेड कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकल्स करें। कल के लिए बोल रहा हूं, कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। अरे ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, इससे कुछ नहीं कर सकता मैं। चलो सुनो बच्चों, आधा घंटा है हमारे पास, और जितना कंटेंट बचा है मुझे उम्मीद है हो भी सकता है पूरा, अगर आप लोग बने रहे तो। एग्जॉस्ट हो जाएंगे बात अलग है, फिर एग्जॉस्ट तो नहीं हुए ना अभी तक टॉपिक क्या करवाया है, हो गए तो फिर भाई सिलेबस पूरा नहीं हो सकता फिर। चलो बताओ फिर मेरे को अगली चीज बताओ तुम्हें आता है तो। अगर कोई एक न्यूक्लियस लो बाइंडिंग एनर्जी से इधर हाई बाइंडिंग एनर्जी पे जा रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, बंसीगा, एक न्यूक्लियस लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे जा रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलीज हो रही है, कितना को लगता है रिलीज हो रही है? चलो ठीक है बंसी का बात है। चलो सुनो, ओए बच्चों प्लीज रुक जाओ, बोर्ड पे देखो, कुछ जरूरी बात बताता हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ और कर लो मास नंबर के साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाला मुद्दा बचता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 मिनट का है वो, मैं चाहे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। लेकिन सुनो, ये टॉपिक खत्म करके जाओ पूरा। अब बात ऐसी है, इधर किसी भी न्यूक्लियस की अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो वो कम स्टेबल है, ज्यादा है तो वो, क्योंकि ज्यादा होने पे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके हर एक पार्टिकल को फ्री कराने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब मेरा ना आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है यार, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, तभी इसको कैच कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत में आओगे भाई। चलो मैंने एक चीज बोली तुम लोगों से, करते रहो बात जो बच्चे कर रहे हो। तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान है, पेपर में तुम लोग गलत करके आओगे फिर तुम्हें पता लगेगा, एहसास होगा तुम्हें। ये मेरे पास देखो, इसको समझाने के लिए मैंने एक तरीका बना रखा है कि ये मेरे पास एक एटम है, ये मैंने क्या बनाया, एनर्जी का जैसे कुछ बनाया मैंने, और मैंने कहा किसी एटम को फ्री कराने के लिए ये कुछ एनर्जी चाहिए थी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले मान लेते हैं 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसी एटम के हर एक न्यूक्लियस को छुड़वाने के लिए, मतलब हर एक न्यूक्लियन को छुड़वाने के लिए चाहिए। थोड़ा एनालाइज करें तसल्ली दिमाग में सोच के, जल्दी कुछ नहीं है। ये वो लेवल है जितना एनर्जी चाहिए मतलब फ्री करने के लिए, तो उसके पास इतनी है मान लेते हैं, इतनी एनर्जी भी है, और हर एक न्यूक्लियन को अगर 5 और मिल जाए तो फ्री हो जाएगा। 5 और मिल जाए तो सोचिए कि उस एटम में कुछ ऐसे बदलाव आ गए कि वो एटम को अब ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए। अब उसको 5 नहीं, अब उसको फ्री कराने के लिए 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि उस एटम ने एनर्जीज को और ज्यादा रिलीज कर दिया या उसने गेन कर लिया? हाँ, सही बात। मैं ही कह रहा हूं किसी एटम के पहले हर एक न्यूक्लियन को फ्री कराने के लिए, पर न्यूक्लियन को फ्री कराने के लिए 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। थोड़ी देर बाद उस एटम में ऐसे बदलाव आए कि अब उसको फ्री कराने के लिए 7 की एनर्जी चाहिए, हर एक को फ्री कराने के लिए 7 की एनर्जी चाहिए। तो उसने एनर्जी रिलीज करी अपने अंदर से अभी इस दौरान, या एब्जॉर्ब करी है? देखिए, पहले उसको फ्री कराने के लिए 5 चाहिए था, अब 7 चाहिए, तो उसने अपनी एनर्जी को और ज्यादा क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। और ज्यादा क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। एनर्जी कम कर ली, मतलब एक सेकेंड यार, बोलने दो मुझे। आप लोग बीच में बोलोगे ना, तो वो जो एग्जैक्ट लाइंस बोलनी होती है ना समझने के लिए, वो नहीं बोली जाती है। थोड़ा शोर कम करा करो, हमें भी कंफ्यूज कर देते हो आप लोग ना शोर करके। एक न्यूक्लियन को फ्री कराने के लिए 5 चाहिए था, थोड़ी देर बाद उसमें ऐसे चेंजेस आ गए कि उसको फ्री कराने के लिए अब 7 चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, वैसे किसको फ्री कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है? फ्री कराने के लिए जिसने रिलीज भी ज्यादा करी हो। सोचो ना, जिसने ज्यादा रिलीज करी होगी हर न्यूक्लियन पे, उसको फ्री कराने के लिए एनर्जी भी कैसे चाहिए होगी? बोलो ज्यादा। यही तो बात है ना। अगर मैं किसी के न्यूक्लियंस को फ्री कराने के लिए
पहले 5 की एनर्जी लगा के फ्री करा दे रहा था, अब मेरे को फ्री कराने के लिए बोलो कितने चाहिए, बोलो 8 की चाहिए, 7 की चाहिए, बेसिकली 7 की चाहिए, पहले 5 की चाहिए थी। इसका मतलब इसने अपने अंदर से जितने भी यहां पर था ना, उसमें से भी कुछ और ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दिया, जो मुझे बाद में और देनी पड़ रही है। समझो इस बात को। पहले आप मुझे बताओ, पहले एनर्जी देते किस बात की हो? जो ये रिलीज कर देता है वही तो देते हो ना। अभी क्या सिखाया मैंने पिछले टॉपिक के अंदर, जितनी ये रिलीज कर देता है उतनी ही एनर्जी तुम उसको देते हो फ्री कराने के लिए। जितनी रिलीज करता है उतनी तो देते हो ना। तो अगर तुम जिस समय 5 दे रहे थे, उसने उस समय कुछ रिलीज करा हुआ था, उसके बदले की तुम 5 दे रहे थे उसको, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें 7 देनी पड़ रही है। इसका मतलब उसने और ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दिया और तुम्हें और ज्यादा बढ़ा के एनर्जी देनी पड़ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले उसके पास इतना था, 5 देनी पड़ रही थी, अब तुम्हें 7 देनी पड़ रही है। इसका मतलब जो थोड़ी बहुत थी ना, उसने वो भी रिलीज कर दी, और ज्यादा स्टेबल हो गया। अब तुम्हें उसको फ्री कराने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ नहीं आ रहा ना? ये 1 मार्क का क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम के अंदर कि जब कोई एक एटम अपनी लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लो से बोलो किसमें, हाई में, वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ज्यादा, देखो ना, पहले वो 7 से फ्री हो रहा था, अब वो 8 से फ्री हो रहा होगा, तो अब और ज्यादा स्टेबल हो गया, उसने और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, अब फ्री कराने के लिए और ज्यादा एनर्जी लग रही है। कार्तिक नहीं आ रही बात समझ में? 7 से कन्वर्ट हो गया यार 8 में, तो ऑब्वियस सी बात है अब फ्री कराने के लिए ताकत ज्यादा लग रही है। नहीं आ रहा? पक्का? अरे भाई क्या हो गया, बहुत मुश्किल चीज होगी क्या ये? तो बोलो क्या बोलोगे? इफ एन एटम और स्पीशीज कन्वर्ट इनटू ओ भाई तुम लोग अगली क्लास से पीछे बैठना, सारे तुम लोग पीछे बैठा करो, क्योंकि तुम लोगों से मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मेरे को पढ़ाते हुए बहुत दिक्कत हो रही है तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम कुछ कुछ बोलते रहे तो मेरा ध्यान बार बार तुम्हारे पे जाता है। पीछे बैठा करो, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम आगे आ जा करो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम बच्चे भी नहीं बात करते। नहीं नहीं, तू आगे आ जा। एक एटम और स्पीशीज जब कन्वर्ट होता है फ्रॉम लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टू हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एनर्जी विल रिलीज, या बोलूं मैं, एटम बिकम या न्यूक्लियस बिकम मोर स्टेबल। और कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल तभी तो हो सकती है ना जब उसने अपने अंदर से और एनर्जी को रिलीज कर दिया। आइंस्टाइन ने क्या रीजन दिया था न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का, बताओ? आइंस्टाइन ने क्या रीजन दिया था न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का? क्योंकि सर एनर्जी रिलीज, वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है, इस कारण से स्टेबल हो जाता है। बोला है कि नहीं? अगर वो और ज्यादा स्टेबल हो गया, मुझे कैसे पता और ज्यादा स्टेबल हो गया? अरे पहले एक न्यूक्लियन को फ्री करने के लिए 5 लग रहा था, अब 7 लग रहा है, तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। और ज्यादा स्टेबल हो गया इसका मतलब पक्का उसने अपने अंदर से और एनर्जी को, बोलो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और लो एनर्जी पे चला गया। पहले इतनी एनर्जी पे था, अब और लो पे आ गया, थोड़ी देर बाद और लो पे आ जाएगा, मुझे और ज्यादा लगेगा उसको फ्री कराने में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितनी वो रिलीज करता जाएगा उतना ज्यादा वो क्या होता जाएगा, उसको फ्री कराना मुश्किल होता जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि वो उतना लो एनर्जी पे चला जाएगा, उसको वापस से हाई एनर्जी पे लाना पड़ेगा फ्री कराने के लिए, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि किसी भी चीज को अगर स्टेबिलिटी पानी है तो उसको लो एनर्जी पे जाना ही पड़ेगा, तभी वो स्टेबल होगा। तो वो जितना लो एनर्जी पे जाता जा रहा है उतना स्टेबल होता जा रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और मुझे ये बात पता लग रही है कि पहले उसको 5 चाहिए थे, बाद में 7 चाहिए, तो वो और ज्यादा स्टेबल हो चुका है। पहले एक न्यूक्लियन को छुड़ाने के लिए 5 लग रहा था, अब एक न्यूक्लियन को छुड़ाने के लिए 7 लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा स्टेबल हो चुका है। मतलब डेफिनेटली उसने एनर्जी, बोलो क्या करी है, रिलीज करी है। क्या करी है, बोलो रिलीज। और ज्यादा अगर मेरे को चाहिए होगी, थोड़ी देर बाद 8 की लगने लग गई, इसका मतलब और ज्यादा स्टेबल हो गया, उसने और एनर्जी रिलीज कर दी, तब जाके वो 8 की लग रही है। अब इतने पे आ गया, अब थोड़ी 8 की लगेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जितनी ज्यादा स्पीशीज लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे कन्वर्ट होंगे, न्यूक्लियस बिकम मोर स्टेबल एंड वी कैन से दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छिपी हुई है, क्योंकि एग्जाम में ये गलती हो जाती है। जैसे ही बोलता है कि एक स्पीशीज लो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन से हाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो बच्चे को लगता है लो से हाई जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। उल्टा पूछ रहा है आप लोगों से, वो लो से हाई में जा रहा है, मतलब कि पहले उसको फ्री कराने के लिए कम चाहिए थे एनर्जी, अब उसको फ्री कराने के लिए और ज्यादा ताकत लग रही है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं और लो एनर्जी पे जा चुका है, स्टेबल बना चुका है अपने आप को। और कोई भी और लो एनर्जी पे तभी जाएगा जब वो एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज। तो हम ये बोलेंगे, आप इसका दिमाग में अंदाजा ऐसे ही लगाना, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले थी, बाद में हाई होगी, मतलब कि पहले कम ताकत लग रही थी एक न्यूक्लियन को कराने के लिए, और अब ज्यादा लग रही है। इसका मतलब न्यूक्लियस क्या हो गया, और ज्यादा स्टेबल हो गया। और कोई भी चीज और ज्यादा स्टेबल कब होगी, जब वो और ज्यादा एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी, तो एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर हो जाता है ये बात?
अब सुनिए जरा बच्चों, हम लोगों ने ना एक ग्राफ बनाया बच्चों, अब वो ग्राफ तो सीधा मैं गूगल से उठा लेता हूं। एनसीईआरटी में चले जाते हैं, सही कह रहे हैं। ये तो करेगा ड्रामे, पता नहीं क्या ड्रामा करने लग गया। इस पे आ जाएगा चैप्टर, पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर है ये? सेमी, इससे पहले निकलिए। खुल गया जैसे करके खुद नहीं पता कैसे खुला। चलो ए बस, अब सुनो, ए छोटे चैप्टर्स को हल्के में मत लो यार, ये तुम्हारे नंबर कटवा देंगे। अब ये ग्राफ समझो, ये ग्राफ जो है ना हम लोगों ने बनाया है, यहां पर लिए मास नंबर, मतलब कि एलिमेंट्स के मास नंबर। जैसे कि एल्यूमिनियम का 13 नहीं लिया, 27 लिया है, मास नंबर 27 यहां पर कहीं होगा। कॉपर का 64 के आसपास होगा, यूरेनियम 238 के आसपास होगा, देखो 238 बोला ना मास नंबर। और यहां लिया उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैंने टोटल न्यूक्लियस की नहीं बताई, मैंने बताया कि इसका हर एक न्यूक्लियन अलग करने में कितनी एनर्जी लगेगी। क्लियर? मतलब जैसे किसी के 4 पार्टिकल हैं, किसी के पास 20 पार्टिकल, लेकिन मैं बता एक की रहा हूं, इसका एक अलग करने में कितनी, इसका एक अलग करने में कितनी, इसका एक अलग करने में कितनी। मतलब यूरेनियम के पास भले ही 238 पार्टिकल है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने में कितनी लगती है। नहीं आया ना समझ में? टोटल में तो ऑब्वियस सी बात है यार, 238 पार्टिकल से एनर्जी सबसे ज्यादा यूरेनियम में लगनी चाहिए, लेकिन मैं आपको किसकी बता रहा हूं बोलो, एक पार्टिकल को अलग करने के लिए। यहां पर लिया मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहां पर मैंने क्या लिया बोलो, मास नंबर। अरे क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? पहले तुम्हें समझ में आ रहा है एक्सिस पे क्या है? इस एक्सिस पे बोलो क्या है मान्या, मास नंबर, एलिमेंट्स के मास नंबर, और इस एक्सिस पे बोलो क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब मैं कोई भी एटम लूं, उसमें जितने मर्जी पार्टिकल हो, मैं तुम्हें एक पार्टिकल को अलग करने की ताकत बता रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ खनक? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक हाइड्रोजन 11, एक हाइड्रोजन 12, एक हाइड्रोजन 13। अरे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आता है, ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, होते 3 तरह के हाइड्रोजन, ऐसे याद कर लो तुम, है ना? तो बताओ, इसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी इतनी होती है, इसके पास इतनी होती है। जैसे लिथियम का देखो, लिथियम का मास नंबर 6 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कुछ 4 से 6 के बीच में है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग है। इस 5 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि लिथियम के हर एक न्यूक्लियन को छुड़ाने में कितना एनर्जी लगता है बोलो, 5 पॉइंट समथिंग का लगता है हर एक न्यूक्लियन पे। 6 न्यूक्लियन पे कितना लगेगा, 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। नहीं समझे? नहीं समझे रचित? ये आपको हर एक न्यूक्लियन का बता रहा है, तुम अंदाजन अगर इसके ऊपर मार्क करोगे ना, अंदाजन मार्क करोगे इसके ऊपर, बातें नहीं भाई, खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बचता है, इसके बाद तो आपको पता है खुद भी 5-10 मिनट का था बस। तो लिथियम का ये है, मतलब 5.7 के आसपास आ रहा है। तो लिथियम के एक पार्टिकल को फ्री कराना है मुझे, तो कितना एनर्जी लगेगा, 5.7। 6 को अलग कराना है तो 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे टोटल एनर्जी कितनी लगती है। इधर भाई वही बात करूं अगर मैं हीलियम की, तो देख रहे हो लिथियम से ज्यादा स्टेबल है हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम के हर एक पार्टिकल को अलग कराने में 7 के आसपास लग रही है। कितनी बोलो, समझो यार, हीलियम के हर एक न्यूक्लियन को अलग कराने में 7 के आसपास लग रही है, इसके हर एक न्यूक्लियन को अलग कराने में 5.7 लग रही है। किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, बस मैं तुम्हें बता दूं, 7 वाला ना यार। टोटल हाँ उसके पास लगेगी 7 चौक मान लो 28 लगेगी, इसकी लगेगी 5.7 इंटू 6 ज्यादा लगेगी इसके पास। लेकिन हमें टोटल से क्या मतलब है, एक न्यूक्लियन को छुड़ाने में इसमें 5.7 लग रही है, उसके एक न्यूक्लियन छुड़ाने में 7 लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हीलियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। ऐसी सभी एटम्स का नापा गया, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो ऐसे ग्राफ बढ़ता गया कि शुरू में तो ऐसा रहा कि जब तक मैं सल्फर तक पहुंचा ना, मतलब शुरू के 30 मास नंबर तक पहुंचा, तब तक मैं पा रहा था कि न्यूक्लियस बिकम मोर एंड मोर एंड मोर मोर स्टेबल, ज्यादा ही स्टेबल हो जाते थे। जितने न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे थे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी चीज है, जितने न्यूक्लियॉन बढ़ रहे थे शुरू में, उतने ज्यादा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी।
क्यों, कैसे मुझे पता लग रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रही थी? क्योंकि शुरू में हमने पाया कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ रही थी, मतलब हर एक न्यूक्लियन को फ्री कराने में ज्यादा एनर्जी लग रही थी। क्लियर हुआ? और ऐसा मैंने पाया कि पहुंचते पहुंचते ना जब आयरन पहुंचा, आयरन यानी 56 एटॉमिक नंबर है आयरन का, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना बच्चों लगभग 8.5 के आसपास होता है, 8.5 के आसपास होता है। और मैं आपको बताऊं, आयरन से ज्यादा बड़ा पीक किसी का नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आयरन से बड़ा पीक किसी का नहीं है। तो आपको अगर कोई कहे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका है, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस दुनिया में, वो है आयरन का। क्योंकि उसके एक पार्टिकल को छुड़ाने में कितनी लगती है बोलो? 8.5, जो कि किसी के भी एक पार्टिकल को छुड़ाने में नहीं लगती, इससे कम ही लगेगी बाकियों में। समझे ही नहीं सर, हम तो कुछ ही नहीं समझे। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ कितना है? 8.5। देखो ना, मार्क करके देखो यहां से 8.5। इसका क्या मतलब है कि आयरन के एक न्यूक्लियन को छुड़ाने में कितनी लगेगी? 8.5। लेकिन भाई तुम सल्फर के देखो तो सल्फर की कितनी आएगी? 8.2। एक को छुड़ाने में 8.2, किसी के छुड़ाने में 8.2 लग रही है, किसी के छुड़ाने में 8.5 लग रही है। कोई नहीं, कोई नहीं, 8.7 कर लो, कोई नहीं, 8.7। अरे ठीक है, मैं मानता हूं वो गिवन होगा। मैं आप लोगों से, समझो तो सही, मैं जनरलाइज चीज बात कर रहा हूं तुमसे। मैक्सिमम है, मैंने बोल दिया ना मैक्सिमम है। यार प्लीज देखो, रिदम मत टूटने दो इस टॉपिक की। एग्जाम में ये आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ये ग्राफ आएगा, पक्का आएगा ये ग्राफ। हर साल पूछा जाता है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए इस ग्राफ के ऊपर, क्या क्या पूछेगा सारी बातें मेरे को बताने दो। तो आपने पाया कि जो आयरन का न्यूक्लियस है उसके हर एक न्यूक्लियन को अलग करने में कितना एनर्जी लग रहा है? 8.7। और मैं बोल रहा हूं कि भैया, अरे मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक का ही जरूरी है, क्योंकि सबका कंपैरिजन एक पे कर रहे हैं, इसका एक छुड़ाने में कितना, इसका एक छुड़ाने में कितना, इसका एक छुड़ाने में कितना। टोटल की निकालोगे तो यार सबका देखो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका एक छुड़ाने में लगभग देखो कितना लगता है, 7 पॉइंट कुछ लगता है यार। 238 के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसके एक के लिए भले ही 8.7 लग रही है, बट 56 छुड़ाने के लिए उससे ज्यादा नहीं लग सकती भाई। तो हमेशा कितने के लिए निकालना है? एक के लिए। तो मुझे सभी बच्चे बताओ, इस पूरे ग्राफ को देख के सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका पता लगता है? आयरन का। आयरन से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसी का भी नहीं है। समझ आया? पक्का समझ में आ गई वाली बात? उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते, मॉलिब्डेनम, आयोडीन, टंगस्टन, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, यूरेनियम हो गया। तो ये बेसिकली जितने भी हैं हमारे, इन सबके मास नंबर दिए हुए, उनके कोरस्पॉन्डिंग इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है। आप देखते हैं कि आयरन के बाद धीरे 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 न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होने लगती है, और आयरन से पहले भी कम ही है बेसिकली। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका बोलो? आयरन का। इस ग्राफ से तुम्हें ये पता लगता है कि इस ग्राफ को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूं, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, आयोडीन का या टंगस्टन का? आयोडीन का या टंगस्टन का? तो आप बोलोगे आयोडीन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, सिंस इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन टू फ्री दैट न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयोडीन, है ना? आयोडीन के न्यूक्लियस से फ्री कराने के लिए हर एक न्यूक्लियन पे ज्यादा एनर्जी लग रही है। टंगस्टन में क्या लग रही है बोलो? कम लग रही है। टोटल मैटर नहीं करती, हर एक न्यूक्लियन को छुड़ाने में कितनी लग रही है। तो किसका स्टेबल ज्यादा होगा? जिसके हर एक न्यूक्लियन को छुड़ाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो एक तो स्टेबिलिटी वाली बात कर सकता है आप लोगों से, किसका ज्यादा स्टेबल है, किसका कम स्टेबल है। मतलब आपको ग्राफ से एक आइडिया जरूर लगना चाहिए कि ग्राफ आपको क्या मैसेज दे रहा है। तो मैसेज दे रहा है जो ऊपर है, इसका मतलब उसके हर एक न्यूक्लियन को छुड़ाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा। और ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था अभी भी कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। पढ़ाया ना मैंने? हीलियम का 8 था, उसका 7.7 था, तो हीलियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल था। तो हर एक न्यूक्लियन पे अगर ज्यादा एनर्जी लग रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। पहली चीज क्लियर होती है ग्राफ की। दूसरी चीज आपको समझाया जाएगा थोड़े इसके अंदर ही टॉपिक में कि दो तरह की चीजें होती है बच्चों, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? छोटे एटम्स ना कंबाइंड होकर बड़े एटम्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं हाइड्रोजन का ये वाला और ये वाला मिलके ना हीलियम का एटम बना सकता है। लेकिन तुम खुद सोचो, जब हाइड्रोजन की दो स्पीशीज H12 H12 कंबाइंड होके हीलियम बनाएंगी, तो वो अपनी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, बताओ, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? और तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि कोई चीज लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई में चला गया, अभी बोला था मैंने, एनर्जी क्या होगी? रिलीज। क्योंकि ऐसा समझो, पहले उसको फ्री कराने के लिए एनर्जी लग रहा था मात्र 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब उसको फ्री कराने के लिए कंबाइंड होने के बाद फ्री कराने के लिए एनर्जी जो लग रहा है वो लग रहा है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो पहले एक न्यूक्लियन को फ्री कराने में 1 ही लग रहा था, अब देखा बाद में कन्वर्ट होने के बाद 7 लग रहा है।
मतलब डेफिनेटली अब वो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करके स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया ना समझ में? पक्का बताओ। जब नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। आपको जो मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चंस की फॉर्मेट में दिखेगा और मैं उसमें बहुत तेजी में चलूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं अभी अभी टाइम दे रहा हूं उन चीजों पे तसल्ली से। तो उसमें क्वेश्चन देखूंगा और बोलूंगा देखो ऐसा हो रहा है, हमने पढ़ा है, आगे बढ़ेंगे। फिर मत बोलना कि नहीं आ रहा समझ में सर। इसीलिए टाइम हम आज लगा रहे हैं, इसको यूटिलाइज करा करो। आज जितना टाइम लगा रहे हैं उसका फायदा हमें नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इतनी बार तो आपको समझाने में टाइम निकल जाता है। तो मुझे तुम बताओ, यहां न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान लो बाइंडिंग एनर्जी वाली चीजें हाई बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होंगी, तो एनर्जी बोलो क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी बोलो? तो मुझे सभी बच्चे बताओ, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, बोलो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब टूटेगा, तो टूटने में क्या होता है? जैसे कि कोई बड़ा यूरेनियम है 238 वाला, टूटेगा। टूटेगा कैसे? मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, जैसे कोई न्यूक्लियस है उसमें 238 पार्टिकल्स हो चुके हैं। ये पैकेट इतना ज्यादा भर चुका है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक बैग के अंदर बहुत सारा सामान ठूस ठूस के भर दो, तो होगा क्या? वो बैग फट सकता है, उसमें से कुछ चीजें गिर सकती हैं। तो यही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि ये यूरेनियम ना टूटता है छोटे छोटे स्प्लिट्स के अंदर। कि आप लोगों का इसमें से आयोडीन निकल गया, मॉलिब्डेनम निकल गया, मतलब आयोडीन आ गया, एक आयोडीन निकल गया आ गया, एक मॉलिब्डेनम निकल गया आ गया। कहने का मतलब क्या? 238 पार्टिकल्स का ये पैकेट था पूरा का पूरा। इसमें 100 पार्टिकल्स का पैकेट अलग टूट के गिर गया, 127 का अलग गिर गया। अरे नहीं आया समझ में? तो कितना हो गया बताओ जरा, इन दोनों का सब मिला के 227 हो गया। और फिर बाद में कुछ हीलियम्स निकल गए, कुछ हीलियम्स निकल गए। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे मैं सिखाऊंगा ये वाली चीज भी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मेरे जब कोई बड़ा न्यूक्लियस टूटता है तो वो बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में फ्यूजन करता है, तब भी वो अपनी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कन्वर्ट हो जाते हैं हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। लो से फिर से लो, बीईएन से फिर से बोलो किसमें? मतलब कि पहले उनको फ्री कराने के लिए कम एनर्जी चाहिए और अब फ्री कराने के लिए बोलो ज्यादा। इधर से फ्री कराना है जल्दी निकल जाएगा, बट इधर से फ्री कराना है मुश्किल से निकलेगा। मतलब फिर दोबारा से एनर्जी बोलो क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। क्या हुआ है बोलो? मतलब चाहे फ्यूजन हो चाहे फीजन हो, स्पीशीज अपनी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में चले जाते हैं। मतलब दोनों सूरत हाल में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? मींस द न्यूक्लियस बिकम मोर एंड मोर स्टेबल, मोर एंड मोर। चाहे हमारा फ्यूजन हो रहा है तो छोटी चीजें कन्वर्ट हो रही हैं बड़ी में, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऑब्वियस सी बात है, अगर लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले चाहिए, बाद में ज्यादा चाहिए, अब फ्री कराने में ज्यादा चाहिए, मतलब वो और स्टेबल हो गए। और स्टेबल होने का मतलब एनर्जी रिलीज कर दिया उन्होंने। क्लियर हुआ? पहले वो बड़े थे, बड़े एटम थे, वो स्प्लिट हो गए, छोटे में कन्वर्ट हुए, मॉलिब्डेनम आयरन में, आयोडीन में। तो उसने फिर से अपनी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चले गए। मतलब पहले कम एनर्जी चाहिए उठाने के लिए, अब ज्यादा चाहिए, मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं। ज्यादा स्टेबल मतलब फिर से एनर्जी क्या हुई है? रिलीज। लॉजिक्स भी क्लियर है? नहीं आ रही बात समझे? तो लो से हाई होने का मतलब एनर्जी रिलीज होना। तो चाहे फ्यूजन हो चाहे फ्यूजन हो, एनर्जी बोलो क्या होती है? रिलीज होती है। तो दो बातें इस ग्राफ से अभी तक समझ में आने लगी है। बोलो क्या क्या सब बच्चे बोलो। पहली चीज, इस ग्राफ में हाई वैल्यू और लो वैल्यू का मतलब क्या है? हाई वैल्यू इंडिकेट्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, लो वैल्यू इंडिकेट्स लेसर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। पहली चीज। दूसरी चीज, जब फ्यूजन होगा तो भी स्पीशीज लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई में जाएंगी, एनर्जी रिलीज होगा। और जब फ्यूजन होगा तब भी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई में जाएगा, मतलब एनर्जी फिर भी क्या हुई है? रिलीज। और लॉजिकली सोचा करो, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जाना मतलब पहले छुड़ाने में कम एनर्जी लग रही थी, अब छुड़ाने में ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना मतलब क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का। समझ आ रहे हैं? तो एक दूसरी चीज थी। अब तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है? ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। इस ग्राफ के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बड़े अच्छे से बढ़ी। तनिष, हम 32 तक गए, तब तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी, मतलब मॉलिक्यूल न्यूक्लियस बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। सल्फर तक जाते थे, आयरन तक जाते थे, न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होता जा रहा था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कॉन्स्टेंसी आ गई। क्या आ गई बोलो? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन इस ग्राफ से, वो पूछेगा आप लोगों से कि क्यों ऐसा हुआ कि जब मास नंबर 30 के बाद 170 तक चला, 30 के बाद लगभग 170 तक चला, देखो यहां तक चला, तो पूरे ग्राफ में कॉन्स्टेंसी आ गई। इसका क्या कारण है कि उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ ही नहीं रहा था, उसके बाद स्टेबिलिटी और बढ़ी नहीं रही थी। शुरुआत में बहुत बढ़ी, बाद में नहीं बढ़ी। क्या कारण? बहुत अच्छे अनुष्का, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा?
हम्म, उन पे पकड़ नहीं बन पाती। बहुत बढ़िया। क्लास में ये बात एक्सप्लेन करी गई थी और कहा गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए शुरुआत में क्या होता है ना कि क्यों न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होने लगता है। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अच्छे सुनिएगा लास्ट चीज आज की हमारी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बांध के रखने का काम किसका है बोलो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। किसका बोलो? और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉब्लम है, वो बड़ा शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज मतलब वो तभी लग पाता है जब दूरी बहुत कम हो। दूरी बहुत मतलब कि मान लो कि मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा हूं तो मैं तभी लगा सकता हूं जब मेरे से कोई चीज अभिनव जितनी दूर हो। अगर अभिनव से ज्यादा दूर होगी ना तो मैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पाऊंगा, मैं वो ताकत ही नहीं लगा पाऊंगा। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स बढ़ते हैं, स्टार्टिंग में जब न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स बढ़ते हैं, एक पार्टिकल से 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, तब तो ये सारे नजदीक होते हैं। जब ये सारे नजदीक नजदीक बढ़ते हैं, 6, 7, 8, जैसे कि हम जुड़ने लगे लोग यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबने ऐसे घेरा बनाया भाई, सब ऐसे पकड़ के खड़े होने लगे। शुरू में हमारी जो स्ट्रेंथ थी एक दूसरे को पकड़ने की धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरे एक इंसान को तोड़ना बड़ा आसान है, 2 को तोड़ना थोड़ा और मुश्किल है, 3 को तोड़ना और मुश्किल, क्योंकि 3 ने पकड़ लिया, 4 को तोड़ना और मुश्किल क्योंकि 4 ने घेरा बना लिया, फिर 5 को तोड़ना और मुश्किल। धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा था, सबने एक दूसरे को पकड़ना शुरू करा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होने लगी? बढ़ने लगी। उनको फ्री कराना और मुश्किल हो गया धीरे धीरे, इसीलिए 32 तक जाते जाते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा। लेकिन आप खुद सोचिए, आप लोग ना एक घेरा बना के जब 30 लोग तक बढ़े ना, तब तक सबने एक दूसरे को पकड़ लिया। लेकिन अब तुम सोचो, जैसे अब लोग आने लगे 30 के बाद, अब वो घेरा बन चुका है, 30 के बाद आने लगे, अब जो आया अब उसको कोई ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा बीच में से। जो बीच में बैठा है वो उसके ऊपर ताकत लगा पाएगा? सोचो ना, आपने 30 का घेरा बना लिया, अब जो बीच में बैठा है क्या वो 31वें पर्सन को ऐसे पकड़ पाएगा, ताकत लगा पाएगा? क्योंकि हमारे जो हाथ है वो शॉर्ट रेंज की तरह मान लीजिए, शॉर्ट रेंज है ना भाई, मैं अपने बगल वाले को पकड़ सकता हूं, उससे आगे नहीं पकड़ सकता। तो अब जितने भी पार्टिकल बढ़ते हैं ना, जो नए पार्टिकल्स ऐड होते हैं, कब कब जब पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो जाती है बोलो? 30-32 हो जाती है। उसके बाद कोई नया पार्टिकल आता है ना, तो उसके ऊपर पुराने पार्टिकल कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और बढ़ नहीं पाती। शुरू में बढ़ती है क्योंकि शुरू में पार्टिकल्स की संख्या कम होती है, सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं शॉर्ट रेंज के अंदर, शॉर्ट रेंज के अंदर सब पकड़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब नए पार्टिकल्स एंट्री लेते हैं, रितिका नहीं आ रहा समझ में, उसके बाद जो नए पार्टिकल्स एंट्री लेते हैं उनके ऊपर पुराने पार्टिकल्स बहुत ताकत से फोर्स नहीं लगा पाते, क्योंकि वो नया पार्टिकल अंदर वाले पार्टिकल से बहुत दूर है। तो अब क्या होता है, अब नए पार्टिकल ऐड होते रहते हैं लेकिन स्टेबिलिटी पे कोई इंक्रीमेंट नहीं पड़ता। इस कारण से वो कॉन्स्टेंसी आ जाती है। क्या आती है बोलो? कॉन्स्टेंसी है। तो आप लोगों से इस ग्राफ से रिलेटेड बच्चों 3 ही बातें वो पूछने वाला है। सुनिए, मैंने कितनी बताई? 3 बताई हैं। सुनो मेरी बात, बस 2 मिनट। 3 बातें बताई हैं। कौन सी 3 बातें? पहली चीज, इस ग्राफ में हाई वैल्यू और लो वैल्यू का क्या मतलब है? हर्ष बता, हाई वैल्यू का मतलब क्या है? हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है? ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बाउंड है, ऑब्वियस सी बात है। लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब लेस स्टेबल है, कम एनर्जी चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे फ्यूजन हो, बड़ी चीज टूट के छोटे में आए, चाहे छोटी चीज जुड़ के बड़े में जाए, दोनों केसेस में स्पीशीज अपनी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, मतलब कम एनर्जी लगने वाले से ज्यादा एनर्जी लगने वाली ताकत में चले जाते हैं, जहां पर ज्यादा एनर्जी लगेगी उनको फ्री कराने में, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और ज्यादा स्टेबल कोई चीज तभी होगी जब वो एनर्जी रिलीज करके लो एनर्जी में चला जाएगा। तो बताया एनर्जी रिलीज होती है, चाहे फ्यूजन हो चाहे फ्यूजन हो। अब क्लियरिटी आ रही है इसके अंदर? दूसरी चीज। तीसरी चीज मैंने आपको बोली कि इस ग्राफ में कॉन्स्टेंसी का क्या कारण है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाई दिस ग्राफ हैज अ कॉन्स्टेंसी फ्रॉम द मास नंबर 30 to 170। ये कॉन्स्टेंसी क्यों आ गई? तो आप क्या बोलेंगे कि स्टेज के बाद जो हमारे नए न्यूक्लियस ऐड होते हैं उनके ऊपर पुराने न्यूक्लियस कोई खास फोर्स नहीं लगा पाते, सिंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। तो इससे